को ओपीएस पे स्वागत है। और यहाँ हम बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा की। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो आपका घटना चक्र है यूपीपीएससी आरओ के लिए, एपीएस के लिए और पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपको टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अगुंतन निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 षोडश महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अशक या अस्मक तथा गांधार। ये 16 आपके महाजनपद हैं। इन्हीं में जो है विभाजित था। और ये कहाँ से पता चलता है? तो बौद्ध ग्रंथ है अगुंतन निकाय, वहाँ से पता चलता है कि उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। मतलब जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगुंतन निकाय दोनों जगह से पता चलता है, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। ठीक, भगवती सूत्र में कुछ नाम भिन्न है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम अंग, बंग, मलय, अच्छ, ठीक, इनके नाम कुछ अलग हैं, कुछ नाम सेम हैं। ठीक, वत्स, ठीक, वत्स जिसे कहते हैं, मगह, मगध, मालो, कोच, लाड़, मोली, मल्ल, कौशल, काशी, पाठ, समुत्तर, अवध और वज्जी। पढ़नी के अष्टाध्यायी, पढ़नी का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। ठीक, अंग महाजनपद था और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में भी इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। ठीक, बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती है। जो बुद्ध का समय था उस समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। जो महापरिनिर्वाण सूत्र है उसमें 6 महानगरों के नाम हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी, श्रावस्ती। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। क्वेश्चन बहुत बार आया है, जो भी ब्लैक में लिखा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। और सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। जो सुत्त निपात ग्रंथ है उसमें जो है वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। और यहाँ महाजनपद दिए गए हैं। महाजनपद की आधुनिक स्थल कौन कौन से हैं और राजधानी कौन है, तो ये देख लीजिए और नोट कर लीजिए आप रफ कॉपी पेन कॉपी लेकर के। कुरु जो महाजनपद था वो आज के क्षेत्र में अगर देखें तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का आधुनिक स्थल कुरु कहलाता है। राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल जो है वो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। ठीक, आज की डेट में देखें तो वही पांचाल था। अहिच्छत्र तथा काम्पिल्य जो है इसकी राजधानी थी। सूरसेन जो है मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। ये यूपी जीके में भी आती हैं ये सारी चीज़ें, तो ध्यान रखिए, दोनों कवर हो रहा है आपका। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र है और ये मथुरा इसकी राजधानी थी। वत्स जो है, वत्स महाजनपद जो था वो आधुनिक स्थल में देखेंगे कि इस समय कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका प्रयागराज तथा बांदा का क्षेत्र जो है वो वत्स है और राजधानी इसकी कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशल जो अवध का क्षेत्र, अयोध्या मंडल आपका है, अयोध्या मंडल, बाराबंकी आपका, ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौशल में आती थी। और इस समय राजधानी मतलब जो उस समय राजधानी से साकेत तथा श्रावस्ती हुआ करती थी। ठीक, मल्ल की बात करें, मल्ल महाजनपद जो है इस समय देवरिया का क्षेत्र है। कुशीनगर और पावा इसकी राजधानी थी। काशी अगर आज की डेट में देखें तो वाराणसी है, ठीक, वहीं पर, और वाराणसी इसका राजधानी भी था। अंग की बात करें, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र अंग कहा जाता है। चंपा इसकी राजधानी थी। मगध दक्षिणी बिहार, पटना और गया का जिला मगध कहा जाता था। ठीक, आज की डेट में देखेंगे तो गिरिब्रज तथा राजगृह जो है इसकी राजधानी थी। वज्जी अगर देखें तो वज्जी महाजनपद मुजफ्फरनगर और दरभंगा का क्षेत्र आज की डेट में है। मिथिला, वैशाली और जनकपुरी इसका जो है राजधानी थी। चेदी जो आपका महाजनपद है बुंदेलखंड का क्षेत्र है। सोथिवती इसका आज की डेट में वो है। मत्स्य की बात करें तो जयपुर वाला क्षेत्र आपका राजस्थान में जो है वो मत्स्य का क्षेत्र था। और विराटनगर जो है
और विराटनगर इसका राजधानी था। ठीक, असमक की बात करें तो गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश, पोतन पोटिल इसकी राजधानी थी। अवंती की पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र आज की डेट में देखेंगे, उज्जैनी तथा माहिष्मती जो है इसका राजधानी है। गांधार की बात करें, गांधार जो है वो आपका जो महाजनपद था पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ आज की डेट में लोकेटेड है। और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कंबोज दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा और राजपुर हाटक इसकी राजधानी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। जो मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला राजवंश था बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। ठीक, इस वंश का जो पहला राजा था बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, या हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था और इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। तो अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस जो थे उन्होंने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। प्रसेनजित के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त, जो प्रसेनजित राजा होते हैं कौशल के, उनके समय में काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के, शाक के, पुत्र के कालाम ये जो है शासक हैं, ये इसकी जगह है। रामगाम के कोली वंश जो होते हैं, पावा और कुशीनारा के मल्ल जो होते हैं, पिप्पलीवन के मोरे होते हैं, इनके गणराज्यों पर भी प्रसेनजित का अधिकार हो जाता है। संयुक्त निकाय के अनुसार जो आपका है कि प्रसेनजित 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। प्रसेनजित कौशल के राजा थे और ये 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करते थे। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। जो रामायण कालीन कौशल है उसकी राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रीवस्ती जो कि श्रावस्ती इस समय और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत हो गई थी। जो बुद्ध काल था उसमें कौशल जो था, जो आपका अयोध्या वाला क्षेत्र है, तो उसके 2 भाग हो जाते हैं, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती हो जाती है और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत हो जाती है। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था, इस तरीके से था। ठीक, जो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास था अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी पावा पडरौना तथा दूसरे की कुशीनारा या कसैया थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों पर चेदी महाजनपद स्थित था। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसमें जो कि आज का आधुनिक बुंदेलखंड आप देखते हैं, तो उसके पूर्वी और उसका जो समीपवर्ती भाग था उस पर चेदी महाजनपद स्थित था। ठीक, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पर। इसकी राजधानी सोत्थीवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से भी की जाती है। जो महाभारत काल है उसमें सुक्तिमती कहा जाता है। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका जो है श्री कृष्ण भगवान वध करते हैं ना कि तुम्हारी 99 गालियाँ पूरी हो चुकी हैं, अभी एक और दोगे तो हम सर काट देंगे, तो वही शिशुपाल। तो चेदी का शासक कौन था? शिशुपाल। ये चेदी आपका कहाँ है? चेदी जो आपका क्या बढ़ता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता है, तो वहीं का शासक शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। जो प्रयागराज का क्षेत्र था वहाँ पर वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निच्चक्षु थे, उन्होंने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। और बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासन था। कहाँ पर? आपके वत्स महाजनपद में पौरव वंश का शासन था बुद्ध काल में। यहाँ का शासक उदयन था। ठीक, वत्स जनपद का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। उदयन वासदत्ता की जो दंत कथा है आपके उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया। तो महाकवि भास ने क्या लिखा है? स्वप्नवास दत्तम लिखा है।
तो ये याद रखिएगा कि महाकवि भास ने स्वप्नवास दत्तम की रचना की है नाटक की, और इसमें उदयन वासव दत्ता की दंतकथा है। ठीक, तो ये याद रखना है आप लोगों को। कुरु महाजनपद जो है, जो कुरु महाजनपद है, आज की डेट में देखें तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभागों में स्थित है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था, कौरव्य था। ठीक, कौरव नहीं, कौरव्य। पांचाल महाजनपद आधुनिक अगर देखें तो रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से होकर दक्षिण में चंबल नदी तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। जो पांचाल जनपद की सीमाएं थी, हिमालय की तलहटी शुरू होती थी और दक्षिण में जो है, अगर दक्षिण में देखें तो चंबल नदी तक जाती थी, पूर्व में कौशल तक जाती थी, ये आपका कौशल है, ये चंबल नदी यहाँ तक जाती थी, पश्चिम में कुरु जनपद तक जाती थी। तो इनको जो है स्पर्श करती थी पांचाल महाजनपद की सीमाएं। ठीक, और पांचाल महाजनपद के अंदर कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर भी आपका आता है। पांचाल महाजनपद जो है आधुनिक रुहेलखंड और बरेली वाला क्षेत्र है आपका। पांचाल जनपद की सीमाएं की बात हो ही गई है। ठीक, पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन चलता है, गणराज्य मतलब जो होता है गणतंत्र, जो कि आपका आज चल रहा है, जनता का शासन, वोटिंग व्यवस्था। ठीक, हम इसे बैठाएंगे, हम उसे बैठाएंगे, तो जनता जो शासन करती है उसे गणराज्य कहते हैं। लेकिन जो आपका राजतंत्र होता है, राजतंत्र के बारे में समझ सकते हैं, राजा का शासन, राजा का बेटा राजा होगा। तो पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय वह एक गणतंत्र हो गया था, गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ है और विराटनगर इसकी राजधानी थी। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित है। ठीक, वर्तमान का अलवर जो राजस्थान में और भरतपुर का क्षेत्र भी सम्मिलित है। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आते हैं तो कोई करवर नहीं पाता है, समझिए बात को। लेकिन आप कर लेंगे तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट में रहेंगे, पढ़ेंगे तो कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। देखिए, जब आप ये पढ़ते हैं पूरा थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे कूदेंगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो पढ़ लीजिए, क्या जाएगा। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। जो आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र है वो सूरसेन था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। जो यूनानी लेखक थे उसे सूरसेन को क्या कहते थे, सुरसेनोई, और इसे मथुरा, इसकी राजधानी तो मेथोरा कहा जाता था। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। महाजनपदों की बात करें तो अस्मक ही है जो दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिम तथा मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती। ये क्वेश्चन आ जाता है। आज की डेट में अगर देखें तो अवंती महाजनपद का मध्य मालवा का क्षेत्र है और इसके दो भाग हो गए थे महाजनपद के। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। ठीक, अवंती का। बिंबिसार के समय मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पाड्डुरोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया था। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। जो प्राचीन भारत का उत्तरी भाग है उसमें दो जनपद थे। ये जनपद गांधार और कंबोज थे। ठीक, जहाँ शकुनी मामा का जो गंधार नरेश कहते हैं, गंधार नरेश शकुनी मामा, तो वही वाला। ठीक, तो गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित है। पाकिस्तान में ये गंधार चला गया, समझिए। शकुनी मामा भी जो है हमेशा भारत के विरोध में, मतलब जो है कृष्ण के विरोध में रहते थे, मथुरा के विरोध में रहते थे, तो उसी तरह पाकिस्तान भी इंडिया के विरोध में रहता है। तो ये आप कोरिलेट कर सकते हैं। गांधार महाजनपद आपका पाकिस्तान में है। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। जो रामायण से ज्ञात है कि तक्षशिला नगर की स्थापना जो भरत के पुत्र थे तक्ष, उनके द्वारा की गई थी।
गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर है पुष्कलावती। कौटिल्य के कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ तथा पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। प्राचीन समय में कम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वश और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। कौशल अयोध्या वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। मगध आपका, वश और अवंती जो आपका, ये सारे जो है बहुत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 8 आपके कहाँ हैं? वर्तमान में स्थित हैं। और ये महाजनपद कौन कौन से हैं? 8 जो स्थित हैं आपके, कौशी है, कौशल है, वश है, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गढ़ राज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गढ़ राज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार गिरी के अहग, अलकप के बुली, केशुपत्त के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये जो है बुद्ध काल में गंगा घाटी के गढ़ राज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिला है। तो ये हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है इंग्लिश में। और भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये चांदी के बने होते थे, इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त हुए हैं। और आहत सिक्के चांदी के बने होते थे, ये याद रखना, ठीक। पंचमार्क का सिक्का भी कहा जाता है। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। और इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। वज्जी संघ जो था उसमें 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व में था। जो मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार, या हर्यक वंश से संबंधित था बिंबिसार। जैन साहित्य में बिंबिसार को सेड़िक कहा गया है। जैन साहित्य उसमें बिंबिसार को सेड़िक कहा गया है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बन गया था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर दिया। तो विवाह के जरिए जो है जो शासक होते थे वो अपनी शक्ति को बढ़ाते थे, क्योंकि रिश्ता हो जाता था तब वहाँ के राजा उनके ऊपर आक्रमण नहीं करते थे, उनको दामाद मानते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उन्होंने क्या किया, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री जो चेलना थी, ठीक, उनके साथ विवाह कर लिया और अपनी उत्तरी सीमा सुरक्षित कर ली। दूसरा प्रमुख विवाह जो किया उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजित, जो प्रसेनजित जिन्होंने कई सारे राज्यों को जीत लिया था प्रसेनजित ने, तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत मिल गया। और अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मध्यों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया था। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मणों को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी थी, ठीक, चंपा के ब्राह्मणों को। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है कि बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बना करके कारागार में डाल दिया था। और बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई थी। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुड़िक, इसका पुत्र था कुड़िक, जो अजातशत्रु के नाम से जाना जाता था, मगध का शासक बनता है। 492 से 460 ईसा पूर्व तक इसका शासन पीरियड चलता है, लगभग वही 32 साल। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था, साम्राज्य विस्तार करने में यकीन रखता था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कौशल के राजा प्रसेनजित थे और ये अपने मगध के थे, किंतु बाद भाई पिताजी का विवाह हुआ था उनकी बहन के साथ, ठीक, लेकिन जो है ये अपना संघर्ष करने लगते हैं कि हमें जो है साम्राज्य विस्तार करना है, आप रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, नातेदार हो, कोई दिक्कत नहीं। किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु, जो मगध के शासक अजातशत्रु थे, तथा कौशल के शासक प्रसेनजित
के बीच संधि हो जाती है अंत में। और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। भाई प्रसेनजित ने अपनी बहन का विवाह इनके पिताजी से किया था, अपनी पुत्री का विवाह वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और पुनः काशी के ऊपर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो थे उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। तो पाटलिपुत्र जो कि आज की डेट में पटना के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जो पाटलिपुत्र की थी अजातशत्रु ने की थी और ये गंगा और सोन नदी के संगम पर। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। उदयन ने क्या किया कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको राजगृह से हटा दिया, ठीक, और पाटलिपुत्र कर दिया। ये क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने की थी मगध की, तो आपके उदयन ने की थी, जो अजातशत्रु का आपका जो है उत्तराधिकारी था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग की और महावंश टीका जो है उसमें शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग की लाभदायक सिद्ध होती है और इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जो है मालवा तक पहुंच गई थी। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र के व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। मतलब गिरिब्रज के अलावा वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन जाती है वैशाली। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना और पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? काकवर्ण। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। इसने वैशाली की थी और इसने जो है फिर से जो है पाटलिपुत्र कर दी। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में। इस संगति में बौद्ध संघ दो संप्रदायों स्थविर तथा महासंघिक में विभाजित हो जाते हैं। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी थी। तो कालाशोक की हत्या कर दी जाती है जब अपने राजधानी के समीप पाटलिपुत्र के समीप घूम रहे होते हैं। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। जो महाबोधि वंश है उसके अनुसार जो है कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो जाता है। शिशुनाग वंश का अंत करके फिर नंद वंश की स्थापना होती है और महापद्मनंद इसका प्रथम शासक होता है। विभिन्न ग्रंथों में वह निम्न वर्ण से संबंधित है। विभिन्न ग्रंथों में उसका भिन्न भिन्न नाम दिया गया है। नंद वंश को जो है निम्न वर्ण का बताया गया है। पुराण में उसे महापद्म जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री से गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ठीक, पुराणों के जो अनुसार है महापद्मनंद जो है शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे महानंदिन की शूद्र स्त्री से गर्भ में उत्पन्न हुआ था। और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित नाई मतलब पिता उसका नाई था और वैश्या जो है उसकी माता थी। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता था। ठीक, महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम हैं, देखिए उग्रसेन जो कि महापद्मनंद भी कहा जाता है, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविसाड़क, ठीक, दशसिद्धक, केवर्त और धनानंद। तो धनानंद एकदम आखिरी शासक होता है जो आपके कौटिल्य जो होते हैं विष्णुगुप्त उनका अपमान करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार ने से नंदोतंग के राजाओं का शासनकाल पूरा आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं तो पढ़ लो, क्या जाएगा, कुछ चला थोड़ी जाएगा आप लोगों का। देखिए हर्यक वंश में जो 544 से 412 ईसा पूर्व तक होता है, बिंबिसार पहले राजा होते हैं, फिर अजातशत्रु होते हैं, फिर उदयन तथा फिर उसके उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक, 544 से 492 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल चलता है। अजातशत्रु का 492 से 460 ईसा पूर्व तक और फिर उदयन तथा उसके उत्तराधिकारियों का 460 से 412 ईसा पूर्व तक।
फिर शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश जो है, शिशुनाग पहला शासक था। काकवर्ण, उसके बाद काकवर्ण के 10 पुत्र। 412 से 394 ईसा पूर्व, 394 से 366। नंद वंश में टोटल 9 राजा हुए हैं। महापद्मनंद जो है पहला था और फिर उसके 8 पुत्र शासन करते हैं और धनानंद उसका आखिरी शासक होता, 344 से 321। महापद्मनंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। महापद्मनंद को कली का अंश भी कहा जाता है और दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, तो याद रखिएगा। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि भी ग्रहण की थी महापद्मनंद ने। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वे हैं इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पांचाल, कौशेय, हेय, कुरु, मैथिल, शूरसेन, वितिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अस्मक ने 25 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हेय ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष और मैथिल ने 28 वर्ष, शूरसेन ने 23 वर्ष तथा वितिहोत्र ने 20 वर्षों तक शासन किया है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे पता चलता है कि उसने कलिंग विजय की थी। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमिज या उग्रसेन का पुत्र कहा है। यूनानी लेखक हैं उसने उसे अग्रमिज उग्रसेन का पुत्र मानी महापद्मनंद का पुत्र कहा है। और जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया था। तमिल और सिंघली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था। धनानंद का सेनापति भद्रसाल था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया और व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। जो पाणिनि थे जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की वो महापद्मनंद के मित्र थे। ये बात समझिए। बात वर्ष उपवर्ष वर रुचि कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म जो है वो नंद काल में होता है। नंद शासक जैन मत के पोषक थे, जैन मत को मानते थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। ठीक, इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। धनानंद के जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। तो जो नंद वंश था वो जैन मतानुयायी था, इतना याद रखना। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल देख सकते हैं आप। शिशुनाग 40 वर्ष तक, काकवर्ण 26, क्षेमवर्धन 36, क्षेमजित और छत्रोजस 24, बिंबिसार आते हैं फिर 28 साल तक शासन करते हैं। ठीक, और अजातशत्रु 27 साल तक शासन करते हैं। फिर दर्शक, फिर उदयन, फिर नंदिवर्धन, फिर महानंदिन, फिर महापद्म और उसके 8 पुत्र। तो अब क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके बाद में। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी हैं तो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।